Hello and welcome to Daily Current Affairs Shorts, a UPSC prelims oriented current affairs initiative by Prep IAS. So let's quickly take a look at the topics that we'll be covering today. So these are today's topics. Let us start with the first topic of the day. The first topic is stagflation. The ongoing tensions involving the US, Israel and Iran have heightened fears of stagflation due to energy price shocks. तो जो US, इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है, इसके कारण एनर्जी की कीमत लगातार बढ़ते जा रही है और इस वजह से इकोनॉमिस्ट को डर है कि दुनिया स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रही है। तो क्या होता है स्टैगफ्लेशन? व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ स्टैगफ्लेशन? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैगफ्लेशन? और साथ ही इससे जुड़े हुए बाकी कॉन्सेप्ट जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन या फिर रिसेशन, ये सब क्या होते हैं, ये पूरा हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं पहले जितने भी की टर्म्स हैं उनके साथ। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब जो जनरल प्राइस लेवल्स हैं कमोडिटीज़ की, गुड्स की, वो लगातार इंक्रीज़ होते रहती हैं तो इस सस्टेन्ड राइज को कहा जाता है इन्फ्लेशन। और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में हो रहा था राइज इन प्राइसेस, इसमें होता है परसिस्टेंट फॉल इन प्राइसेस। फिर थर्ड आ जाते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होने लगे, ठीक है, इन्फ्लेशन एक रेट से बढ़ रही थी तो अब वो रेट कम हुई है लेकिन ओवरऑल प्राइसेस डाउन नहीं हुए हैं, ठीक है, रेट भले कम हो रही है लेकिन जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं पर उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन की रेट में बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे प्राइसेस, डिसइन्फ्लेशन के केस में प्राइसेस थोड़े कम स्पीड से बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, जबकि जो डिफ्लेशन होता है उसमें प्राइसेस कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग केस हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन इसी में हो सकती है कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कौन सा किसको डिनोट करता है। और इसके बाद आ जाता है रिफ्लेशन। तो जो रिफ्लेशन है वो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स होते हैं उनको बताता है कि जब गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाती है कि डिमांड वापस रिवाइव किया जा सके और प्राइसेस फिर से बढ़ाई जा सके, यानी कि ये डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए लाया जाता है इन पॉलिसीज़ को, और इस एफर्ट को कहा जाता है रिफ्लेशन। ठीक है, तो इसमें जो मेन तीन तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन थे। अब अगला आ जाते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो जाती है स्टेगनेंट या फिर वो होने लगती है डिक्लाइन, यानी कि इकोनॉमी या तो ऊपर नहीं बढ़ रही है या फिर उसमें क्रंच आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है इकोनॉमी में। और थर्ड क्राइटेरिया है कि इसके बावजूद इन्फ्लेशन है वो परसिस्टेंटली हाई बना हुआ है। और इसमें ऑब्जर्व किया जाता है एक ब्रेक डाउन ऑफ द यूजुअल इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन इसमें हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो कम होगा, और उसके अपोजिट अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन बढ़ेगा। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ते जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है ना, इस कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब और मैन्युफैक्चरिंग होगी, और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो और गुड्स आएंगे, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए इकोनॉमिक स्लो डाउन कम हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हो गया इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो क्या पता चला कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो कम होता है। तो इन दोनों के बीच क्या है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हो रही है ना, इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप ये ऑब्जर्व किया गया। इसके अपोजिट अगर इन्फ्लेशन माइनस में चला गया या फिर चीज़ों की डिमांड खत्म हो गई है ना डिफ्लेशन के केस में, तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई तो इकोनॉमिक स्लो डाउन बढ़ गया। इस केस में भी क्या ऑब्जर्व किया गया, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के केस में हमने देखा कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन और इन्फ्लेशन के रेट में। लेकिन जब बात होती है स्टैगफ्लेशन की तब क्या होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये अब रिलेशनशिप इन्वर्स ना होकर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई कि दोनों ये भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी, और इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है। तो ये जब यूनिक सिनेरियो आता है तो इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। अब इसके अलावा एक टर्म और है जो यहाँ पे छूट गया है, वो है रिसेशन, जो कि 2008 में आया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन की रेट है वो पहले से थोड़ी कम हो जाती है। अगर पहले इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा थी तो अब इन्फ्लेशन की रेट कम हो गई है और इकोनॉमी में ग्रोथ भी कम हो रही है, यानी कि अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कम है और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है। तो ये डिफ्लेशन के पहले का एक स्टेप है, समझिए, ये होता है रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने स्टैगफ्लेशन वाले टॉपिक में और देख लेते हैं किस फैक्टर के कारण ये आता है।
इसके आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है नेगेटिव सप्लाई शॉक। नेगेटिव सप्लाई शॉक मतलब जो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अचानक से अगर रुक जाए तो इससे क्या होगा, इससे अब सप्लाई कम हो गई है तो चीज़ें कम हो जाएंगी इकोनॉमी में, लेकिन चूंकि अब चीज़ें कम हो गई हैं और लोगों को अभी भी ख़रीदना है तो उसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगी, यानी कि किसका केस आ जाएगा, इन्फ्लेशन का। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बना हुआ है और इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है, तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं केस। और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये यूजुअली ऑब्जर्व किया जाता है जब वॉर्स हो रही हों या फिर पेंडेमिक आया हो। अब इसको काउंटर करने के क्या तरीके हैं, तो एक तो सबसे जो सीधा और आसान सा तरीका है वो है कि सप्लाई साइड में कुछ काम किया जाए, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ की जाए, जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं जिनके कारण सप्लाई हमारी इफेक्ट हो रही है उनको हटाया जाए। इसके अलावा जो हमारे वल्नरेबल सेक्टर्स हैं जैसे कि MSME हुए या एग्रीकल्चर हुए, इन पे ये सब इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कोई भी सप्लाई साइड इशू आ रहा है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं में ऑब्जर्व किया जाता है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाए। हाउएवर अगर वॉर हो रही है या पेंडेमिक आए हुए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन मेजर्स को अप्लाई कर पाना। तो ये मेजर्स अगर पहले से आपके बने हुए हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग है पहले से, तभी आप इनको शॉक्स को काउंटर कर सकते हैं। तो आइडियल बेसिक्स इतना ही था स्टैगफ्लेशन का, और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे वो भी हमने देख लिए। और इकोनॉमिस्ट को ये लग रहा है कि अगर ये जो ईरान वाला वॉर है ये कंटिन्यू होते रहा और ऐसी सप्लाई साइड इश्यूज बने रही तो न सिर्फ ईरान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टैगफ्लेशन का जो सिचुएशन है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, खास करके जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी तरीके से इन अरब नेशंस पे ही डिपेंडेंट है ऑयल के लिए। और जैसे जैसे रिजर्व स्टॉक्स ख़त्म होते जा रहे हैं इन कंट्रीज़ के, वहाँ पे एक सप्लाई शॉक आने लग गया है और पॉसिबल है कि धीरे धीरे कंट्रीज स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ने लगे। तो चलिए अब आ जाते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज का सेकंड टॉपिक है बंगाल फ्लोरिकन। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल फ्लोरिकन हैज ड्रॉप्ड टू फ्यूअर देन 1000 इंडिविजुअल्स ग्लोबली, सर्वाइविंग इन हाईली फ्रेगमेंटेड ग्रासलैंड हैबिटेट्स। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चला है कि जो बंगाल फ्लोरिकन है उनकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और ये इस स्पीशीज़ को हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। तो कहाँ पाए जाते हैं ये बंगाल फ्लोरिकन, क्या है इनका IUCN स्टेटस, और इंडिया के किन एरियाज़ में ये यूजुअली रिसाइड करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो जो बंगाल फ्लोरिकन है ये एक ग्रासलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज़ होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, एल्यूवियल इकोसिस्टम में पाई जाती है। और इंडिया में कहाँ है एल्यूवियल इकोसिस्टम, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं उनके अराउंड पाए जाते हैं। अब ये बिलोंग करते हैं बस्टर्ड फैमिली से। तो एक जो नाम हमको पता है इस बस्टर्ड फैमिली से वो किसका है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो ये भी सेम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। दोनों में की डिफरेंस क्या है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ड्राई ग्रासलैंड्स में, जबकि ये पाए जाते हैं वेट ग्रासलैंड्स में, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स वाले, ठीक है। इसलिए जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात होगी तो वो राजस्थान या गुजरात में पाए जाएंगे, जबकि ये पाए जाएंगे कहाँ पे, यूपी में, आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनका IUCN का स्टेटस क्या है, तो ये हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये तो न्यूज़ से भी हमको पता है कि भाई अगर 1000 ही मेंबर्स बचे हैं अब इसके ग्लोबली तो ऑब्वियसली इनकी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में, और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। किन देशों में पाए जाते हैं, तो इंडिया के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं, यानी वही गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है वहीं पे ही पाए जाते हैं। इंडिया में किन नेशनल पार्क्स में मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश से हो गया दुधवा नेशनल पार्क, और असम से मानस, काजीरंगा, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा। अब उस रिपोर्ट में जो दिया गया था उसको एक बार देख लेते हैं कि बंगाल फ्लोरिकन है वो कहाँ पाया जाता है। इसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश और असम के जो तराई वाला रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। इंडिया में 350 से भी कम फ्लोरिकन बचे हैं, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड 1000 के अराउंड या उससे थोड़े कम। फिर इसका कंजर्वेशन स्टेटस दिया हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और यहाँ पे इनके मेजर थ्रेट्स दिए हुए हैं जिसको हम अभी देखने वाले हैं आगे। अब इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, जो मेल्स होते हैं उनमें ब्लैक एंड वाइट पैटर्न पाया जाता है, जबकि जो फीमेल्स हैं वो ग्रासलैंड के कलर्स को ज़्यादा मैच करती हैं। और एक जो इनका सबसे यूनिक बिहेवियर है वो है लेकिंग डिस्प्ले का। मेल्स हैं वो फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए वर्टिकल जंप करते हैं, है ना, विंग फ्लैपिंग करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, यहाँ तक कि आपस में उन लोग कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेज भी करते हैं ताकि फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकें। इसको कहा जाता है लेकिंग। इन लोग के पास बाइक खरीद के शो ऑफ करने के पैसे नहीं है, वरना इंसान और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, है ना। और फीडिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो ओमनीवरस डाइट होती है इनकी, तो इंसेक्ट्स को खाते हैं, सीड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं,
और छोटे मोटे रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड, स्नेक वगैरह को भी खा लेते हैं। अब जो इनके मेजर थ्रेट्स हैं वो ये है कि अब जितने भी ग्रास लैंड्स हैं इन एरिया के, वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर के लिए उनको क्लेम किया जा रहा है, तो इस कारण इनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म होते जा रहा है। फिर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि ह्यूमन एक्सपेंशन बढ़ रहा है, इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, सेटलमेंट बढ़ रहा है, इसके कारण भी इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। फ्रीक्वेंट बर्निंग ऑफ ग्रास लैंड्स, और इसके साथ बहुत सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं या जो ग्रास लैंड में फायर होते हैं, ये वाला सिचुएशन आ रहा है। फिर रिवर्स में पॉल्यूशन होता है, उसके कारण भी इनके हैबिटेट पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके कारण इन लोग का जो नंबर जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे और इनके लिए कुछ अलग से प्रोग्राम चलाए। तो आपके लिए बस ये याद रखना है कि जो बंगाल फ्लोरिकन है ये इंडिया में कहाँ पाई जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पाई जाती है, इनका IUCN स्टेटस क्या है, और एक जो इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है लेकिंग का। चलिए अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में। तो आज का आखिरी टॉपिक है tar balls. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has proposed draft tar balls management rules 2026 to address coastal pollution from oil residues. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेके आ गई है ड्राफ्ट टार बॉल्स मैनेजमेंट रूल्स, ताकि जो ऑयल रेसिड्यू के कारण पॉल्यूशन होता है कोस्टल एरियाज में उसको काउंटर किया जा सके। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या होते हैं टार बॉल्स, कैसे होता है इनका फॉर्मेशन, और कैसे ये पॉल्यूट करते हैं कोस्टल एरियाज को। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है वो है इनका इम्पैक्ट मरीन लाइफ पे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। टार बॉल्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्मॉल डार्क स्टिकी लम्प्स जो कि वेदरिंग ऑफ क्रूड ऑयल से बनते हैं। ये देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टोन टाइप दिख रहे हैं है ना, ब्लैक लम्प्स हैं, ये सब ये होते हैं टार बॉल्स। ठीक है, कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं जब ऑयल स्पिल होता है समुद्र में, तो वो ऑयल सरफेस पे तैर रहा है, फिर उसका इमल्सिफिकेशन हो रहा है, अब वो बन जा रहा है वेदर्ड ऑयल। इसकी वेदरिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये जाके बन जाता है टार बॉल्स। और ये टार बॉल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो या तो ये सी पे पाए जाएंगे जहाँ पे ये ऑयल स्पिल हो रहा था, या फिर ये वेव्स के साथ कोस्ट में भी आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अब वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो पहले इनका सोर्स क्या होता है? तो एक सोर्स होता है इनका ऑयल स्पिल। जब समुद्र में कोई शिप जा रही है या टैंकर जा रहा है, उसमें से जो लीकेज हो रहा है उसके कारण जो ऑयल स्पिल है, ये एक प्राइमरी सोर्स हो गया इनका। इसके अलावा अगर ड्रिलिंग एक्टिविटी की जा रही है तो उससे जो लीकेज हो रहा है उसके कारण भी ये फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके अलावा जो ओशियन फ्लोर है वहाँ पे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी नेचुरल ऑयल सीपेज होते रहता है, तो इससे भी इनका फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वेदरिंग ऑफ ऑयल। तो जब ऑयल वेदरिंग की बात कर रहे हैं तो जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, जब क्रूड ऑयल मरीन एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ ऑयल। क्रूड ऑयल है वो या तो ऑयल स्पिल से या फिर ऑफशोर ड्रिलिंग एक्टिविटी से या फिर नेचुरल ऑयल सीपेज, किसी भी कारण से एक बार वो मरीन एनवायरनमेंट में एंटर कर गया ऑयल, तो फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और इन्हीं चेंजेस को कहा जाता है वेदरिंग ऑफ ऑयल। अब क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं? तो पहला प्रोसेस तो होता है इवोपरेशन का, कि उस ऑयल के जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर सेकंड होता है डिसोल्यूशन। इसमें से कुछ कंपोनेंट है वो सी वाटर के साथ अब मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सिंग से होगा इमल्सिफिकेशन। जो ऑयल है और वाटर है अब वो कंबाइन करके बन जाएंगे थिक और एक सेमी सॉलिड मास। अब ये जो सेमी सॉलिड मास है ये फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और इनसे बाद में बनने वाले हैं टार बॉल्स सॉलिडिफिकेशन के बाद, क्योंकि वो जो छोटे मास में चेंज हुआ था अब वो कंडेंस होकर एकदम हैवी हो जाता है और ये बन जाता है टार बॉल्स। और ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस है वेदरिंग ऑफ ऑयल। तो अब ये जो टार बॉल्स बन गए हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेचुरल डिग्रेडेशन से डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार ये फॉर्म हो गया तो ये मरीन एनवायरनमेंट में लंबे पीरियड तक सर्वाइव करते हैं। फिर धीरे धीरे इनका साइज भी बढ़ते जाता है। तो कभी ये स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, नहीं तो आगे चल के लार्ज लम्प्स भी बन जाते हैं। और इंडिया में अप्रैल से सितंबर के मंथ के बीच में ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं, गुजरात और गोवा वाले कोस्ट में। अब इनका नेचर कैसे होता है? तो शुरू में तो ये सॉफ्ट होते हैं लेकिन बाद में बहुत हार्ड हो जाते हैं और बहुत ही स्टिकी होते हैं ये। तो अब देख लेते हैं इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसके कारण गवर्नमेंट को ड्राफ्ट रूल्स लाने पड़े हैं। ये जो टार बॉल्स हैं इनको जो मरीन एनिमल्स हैं वो कई बार डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं जब साइज कम है इनका। तो और है तो ये एसेंशियली हाइड्रोकार्बन ही है ना, ऑयल ही हार्डन हो गया है ऐसा समझ सकते हैं। तो बहुत टॉक्सिक होता है मरीन एनिमल्स के लिए, तो उनकी तो सीधी मौत भी हो जाती है इससे। फिर जो बर्ड्स हैं जो सी में या सी कोस्ट के अराउंड पाई जाती हैं, उनके लिए इनका क्या इम्पैक्ट होता है?
कि अगर ये टार बॉल में लगा हुआ ऑयल जो है वो बर्ड्स के फेदर में लग जाए, तो जो उनके फेदर्स नेचुरली वाटरप्रूफ होते हैं और थर्मली इंसुलेटेड होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी उनकी ख़त्म कर देता है ऑयल। और इसके कारण क्या होता है, उनके फेदर गीले हो गए तो हैवियर हो गए और अब वो ढंग से उड़ ही नहीं पाती हैं बर्ड्स। और मरीन एनिमल्स के लिए अगर ये ऑयल कोटिंग है उनके बॉडी के सरफेस पे लग जाए तो उनकी भी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है अगर गिल्स में ये ऑयल पहुंच जाए तो। फिर जो हमारे मरीन बायोम में कोरल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर अगर ये ऑयल जाके लग जाए तो कोरल रीफ है और सी ग्रास इकोसिस्टम को भी वो बैडली डैमेज कर सकता है। तो इस टॉपिक से इतना ही था। आपको पता होना चाहिए कि टार बॉल्स क्या होती हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एनवायरनमेंट को ये कैसे हार्म करते हैं। चलिए तो अब जल्दी से आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था वो था नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स के बारे में। इसके बारे में 6 स्टेटमेंट दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में और आपसे पूछा गया था 3 स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें से स्टेटमेंट जो 1 और 2 है वो दोनों गलत हैं, तो आंसर हो गया सी। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो था भवसागर रेफरल सेंटर के बारे में, आपको बताना था कि किस स्टेट में लोकेटेड है, और इसका आंसर है ए। चलिए तो अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम टाइप वाला। मैच द इकोनॉमिक टर्म्स गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2। कुछ इकोनॉमिक टर्म्स दिए हुए हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और रिसेशन। आपको बताना है कि इनका कौन सा पेयर है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बंगाल फ्लोरिकन इज प्राइमरीली फाउंड इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया विथ की हैबिटेट्स इंक्लूडिंग एरियाज सच एज काजीरंगा नेशनल पार्क। द स्पीशीज इज क्लासिफाइड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द IUCN रेड लिस्ट। आपको IUCN रेड लिस्ट में इसकी क्या कैटेगरी है ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। Consider the following statements regarding tar balls. Tar balls are formed due to the weathering of crude oil. Tar balls are easily biodegradable and therefore do not persist for long in the marine environment. Based on the 2 statements, answer the question. ठीक है, तो आपने आज के तीनों टॉपिक्स भी देख लिए, उन पे क्वेश्चंस भी देख लिए। कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने का और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या आंसर्स हैं और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। और इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।